चलिए गाइस 16 सम हो गया था क्या हमारा? 17th होमवर्क है। चलिए अभी आगे के रेशियोज की तरफ बढ़ते हैं। रेशियोज गाइस हमने कितने पार्ट में डिवाइड किए थे? 3। एक बैलेंस शीट रेशियोज, एक इनकम स्टेटमेंट रेशियोज और एक कंपोजिट रेशियोज। बैलेंस शीट रेशियोज मतलब क्या? दोनों नंबर्स कहां से मिल रहे हैं? इनकम स्टेटमेंट मतलब दोनों नंबर्स कहां से मिल रहे हैं? और कंपोजिट मतलब एक नंबर बैलेंस शीट से, एक इनकम स्टेटमेंट से। तो यहाँ पे इनकम स्टेटमेंट रेशियो में सिंपल है, अभी कोई भी बिजनेसमैन रहेगा तो वो ये तो देखना चाहेगा मेरा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो क्या है। क्यों देखना चाहेगा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो? टू एनालाइज मैं गुड्स कितने में बना रहा हूं और मेरे कॉम्पिटिटर्स कितने में बना रहे हैं, है ना? तो फॉर्मूला इज ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स। प्लीज याद रखिएगा जहां पे भी सेल्स के बारे में कहा गया है तो यू हैव टू रिमेंबर इट इज नेट सेल्स, इट इज विद सेल्स। क्लियर है सब लोगों को ये बात? क्योंकि यार ग्रॉस सेल्स पे तो ये एनालिसिस हो ही नहीं सकता ना। जो माल रिटर्न ही आ गया उसके ऊपर का तो कुछ ग्रॉस प्रॉफिट है ही नहीं, वो तो रिवर्स हो गया। तो जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो हमेशा नेट सेल्स पे है कि नहीं है? अभी इनकम स्टेटमेंट में ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ आता है वो आपको पता है? याद है क्या? एक बार थोड़ा सा रिविजिट कर लें कि इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट। सिर्फ अगर आपको एक मेन जो था वो सब में दिखाऊं, ये फुल फॉर्मेट वाला शायद इसमें नहीं है ना, टेक्स्ट बुक में ही था ना। ये देखिए ये था फुल फॉर्मेट। स्टार्ट कैसे होता है? कैश सेल्स, क्रेडिट सेल्स, क्या मिलता है हमें? ग्रॉस सेल्स। अगर कैश और क्रेडिट का ब्रेकअप नहीं है तो सीधा आप कहां से स्टार्ट करेंगे? ग्रॉस सेल्स यानी सेल्स से। लेस करेंगे रिटर्न्स तो आपको मिलेगा, कभी कभार रिटर्न्स की भी इंफॉर्मेशन नहीं दी हो तो मतलब आपका सम कहां से स्टार्ट हो रहा है? नेट सेल्स से। लेस क्या करेंगे? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, शॉर्ट में कॉग्स बोलते हैं। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस रिटर्न्स माइनस क्लोजिंग स्टॉक, हाँ या ना? प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो भी ट्रेडिंग अकाउंट के बचे हुए खर्चे हैं वो सारे, हाँ या ना? नेट जो मिला वो हमने सेल्स में से माइनस किया, हमें क्या मिला? ग्रॉस प्रॉफिट। लेस किया ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जिसमें 3 आ गए, ऑफिस एंड एडमिन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड फाइनेंस कॉस्ट। ये तीनों का टोटल हमने लेस किया तो हमें जो मिला उसका कोई नाम नहीं है। फिर ऐड किया ऑपरेटिंग, अदर ऑपरेटिंग इनकम। अदर ऑपरेटिंग इनकम का लॉजिक क्या था? ये वो चीजें हैं जो बिजनेस से रिलेटेड हैं, एंसिलरी है बट मेन बिजनेस नहीं है एकदम। तो जैसे कमीशन रिसीव, डिस्काउंट रिसीव, वो सब ऐड किया तो हमें क्या मिला? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। लेस किया नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऐड नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स, एग्जांपल्स भी डिस्कस किए थे। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, लेस किया टैक्स, मिल गया नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। गॉट इट? कोई डाउट है यहां तक? अब जो नीचे फॉर्मूला है वो अभी क्या क्या वर्डिंग्स यूज किया? पहले जीपी रेशियो तो इजीली समझ गए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी याद है, ऐड अदर ऑपरेटिंग इनकम करने के बाद जो आया था ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल्स इनटू 100। हर चीज को रिलेट सिर्फ किससे करना है? नेट सेल्स से। कुछ नहीं है यार। नेट प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। अभी यहां पे सवाल ये उठता है भैया बिफोर टैक्स या एग्जाम में? अभी मेरा ये सजेशन है, अगर आपको नेट प्रॉफिट रेशियो पूछते हैं, ये तो मैं इंटर में भी यही रेकमेंड करता हूं, आप 2 कंप्यूट कीजिए। एक लिखिए बिफोर टैक्स इज इक्वल टू एनपीबीटी सॉरी डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू, फिर एक लिखिए आफ्टर टैक्स, और आफ्टर टैक्स में लिखिए नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय नेट सेल्स इनटू 100, हाँ या ना? कोई भी फिर आपको गलत बोल सकता है क्या? ठीक है। ऑपरेटिंग रेशियो यहां पे क्या होता है ना, अपन सारे पूरा बिजनेस चलाने के लिए कितने खर्चे इनकर हुए ना उसका टोटल लेना चाहते हैं। तो यहां पे आता है टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइड बाय नेट सेल्स इनटू 100। टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में क्या क्या आएगा? कॉग्स आ जाएगा, फिर वो 3 ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस थे, ऑफिस एंड एडमिन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन और लेस कर देंगे ऑपरेटिंग इनकम। अभी यार ये अदर ऑपरेटिंग इनकम को यहाँ से माइनस क्यों किया है? मैंने तो ये पहले नहीं देखा था, बट अगर महाराष्ट्र बोर्ड ऐसे कराता है तो वील डू इट दिस वे। बेसिकली लॉजिक क्या होगा कि जो मेरे खर्चे हैं उसके सामने ये मेरे को एंसिलरी इनकम हो रही है, तो मैं नेट खर्चा कितना हो रहा है वैसा वो देखने के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे ऑपरेटिंग रेशियो आ जाएगा। समझा सबको? एक और चीज अगर लॉजिकली सोचो तो ऑपरेटिंग रेशियो एक एग्जाम्पल के साथ ही करवा देता हूं, अच्छे से याद रहेगा।
यहां पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना था बच्चों, सॉरी ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो कितना था, 10.5 लाख, करेक्ट। नेट सेल्स कितनी थी, कैलसी है, करो 10.5 लाख डिवाइड बाय 40 लाख इंटू 100, $10.5 लाख डिवाइड बाय 40 लाख इंटू 100 करो, एग्जैक्ट बताएगा 0.2625, करेक्ट। अरे हाँ या ना, हाँ 26.25% हो गया ना, इट्स ओके। इधर देखिए स्क्रीन की तरफ 26.25% आया। अभी इसके बाद ना मेरे पास एक शॉर्टकट है ऑपरेटिंग रेशियो निकालने के लिए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो अगर 26.25 है तो ऑपरेटिंग रेशियो 73.75 हो गया, 100% माइनस 26.25। कंप्यूट करके भी दिखाना हो तो दिखाऊं। बेसिकली मैंने क्या बोला, देख खर्चे और प्रॉफिट मिला के तो टोटल सेल्स ही हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। तो अभी सिंपल है, अगर तू वैसे निकालने जाओ तुम तो 24 लाख कॉग्स प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 6 लाख माइनस 50,000 की इनकम। फॉर्मूला क्या था, कॉग्स प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस ऑपरेटिंग इनकम, आया ना। तो 24 लाख प्लस 6 लाख माइनस 50,000 29,50,000 होता है। 29,50,000 डिवाइड बाय 40 लाख इंटू 100 करोगे तो आपको 73.75% ही आएगा। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कॉस्ट ऑपरेटिंग रेशियो प्लस ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का टोटल हमेशा 100% होगा। टोटल हमेशा क्या होगा, तुम एक कॉमन सेंस लगाओ। अगर तुमने कहीं पे रेवेन्यू लिखा है 500 रुपया, एक्सपेंस 1 200 रुपया, एक्सपेंस 2 150 रुपया और ये 150 रुपया प्रॉफिट है, हाँ या ना। ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट है लेट्स से। ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल्स कितना है, 30%, 150 डिवाइड बाय 500। सारे खर्चों का 350 डिवाइड बाय 500 कितना है, क्योंकि सब चीजें डिवाइड कर दी तो ये तो भैया 100% ही होगा कि नहीं होगा। आई विल नॉट बी एबल टू एक्सप्रेस माई एंगर इफ पीपल स्टिल फाइंड दिस कंफ्यूजिंग। सबको समझा है, आई विल नॉट बी एबल टू एक्सप्रेस, क्योंकि मेरा चेहरा ही नहीं दिख रहा है ना वीडियो में। आज मैंने सेटिंग ही कुछ ऐसी बढ़िया चेंज कर दी है, सामने वाले को 2 जगह पे नंबर्स दिख रहे हैं। मतलब जहां पे मेरा चेहरा आना चाहिए वहां पे भी नंबर्स ही आ रहे हैं। कोई बात नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट है वैसे तो आज मैं इंसान शेव वेव करके आया हूँ। हाँ प्लीज, स्टिल मोर इम्पॉर्टेंट इज व्हाट इज बीइंग प्रेजेंटेड ऑन द स्क्रीन, राइट। एक्सप्रेशन से तो कुछ समझाऊं ऐसा तो अपन करते नहीं है ना। सबको समझा है ये अच्छे से, चले आगे। आज अपने को खत्म करना है 12वीं। मैंने वो मैसेज ड्राफ्ट में रखा है गाइस, 12th सिलेबस डन। कल मैं भेजने वाला था टुमारो इट विल गेट कंप्लीटेड, मैं बोला स्टूपिड लगेगा, करके ही भेजता हूं। इसलिए तो ये सारे रेशियो समझ गए। अब समझ गए तो क्या करना पड़ेगा, सम। इधर देखिए 18th क्वेश्चन गाइस, मैं करवा देता हूं, स्क्रीन की तरफ देखिए। अच्छा, अब यहां पे किसी ना किसी तरीके से सॉल्व किया रहेगा, बट मैं आपको क्या रेकमेंड करूंगा, एक सिंपल बात, स्क्रीन की तरफ बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे इसने कैसे किया, नेट सेल्स ऐसे ऐसे करके ढूंढा है, सब देख रहे हो। मैं इस चीज में मान्यता नहीं रखता हूं। मैं क्या बोलता हूं, मैं ये कहता हूं कि सिंपल हमेशा ना, जैसे तुम अपना ये अरेंज करते हो ना इनकम स्टेटमेंट, वैसे अरेंज कर लो, तुम्हारी लाइफ आसान हो जाएगी। कहने का अर्थ क्या, वो मैं अभी दिखाता हूं। इधर देखो सब लोग, एक फर्स्ट वाला पार्ट जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो देखो। क्या है क्वेश्चन, कैलकुलेट। उसमें सेल्स दिया है नेट परचेज। जब नेट परचेज बोल दिया मतलब वो रिटर्न्स माइनस करने के बाद का फिगर है। तो अगर कहीं पे वो परचेज का परचेज रिटर्न देता भी है तो वो तुमको बेवकूफ बनाने के लिए दे रहा है। उसको पता नहीं है, उस चीज की जरूरत नहीं, बट वो दे रहा है बनाने के लिए। क्या समझा, देखो मैं बोला बेवकूफ बनाने की जरूरत नहीं है, खुश हो रहा है उस पर। अच्छा जोक समझा तू, ठीक है चलो। तो अभी मैं इसको कैसे सॉल्व करूंगा, एक वर्किंग नोट बना लूंगा पहले। वर्किंग नोट में ना मैं इनकम स्टेटमेंट बना लूंगा।
ठीक है, तो अभी मैं क्या बोलूंगा, ग्रॉस सेल्स मुझे दिया है कितना, 5,40,000 लेस क्या है, रिटर्न्स 40, कटी गया सेल्स को, लाइन सीधी नहीं आना बहुत दिक्कत है। नेट सेल्स कितना हो गया बच्चों, लेस क्या करना होता है बच्चों, COGS, जिसके लिए क्या क्या है, ओपनिंग स्टॉक, एड, परचेजेस, लेस। इस सब में कुछ एक्सपेंसेस के बारे में इंफॉर्मेशन दिया। ओपनिंग स्टॉक कितना है, 90,000 प्लस 3 लाख। तुम्हारे पास क्वेश्चन खुला है ना, मेरे को वैल्यूज देते जाओ, माइनस 50,000, तो ये कितना हो गया नेट, 3,40,000 हो गया। तो बच्चों ये 1,60,000 हो गया कि नहीं हो गया। यू टेल मी, दिस इज माई ग्रॉस प्रॉफिट, यू टेल मी वेदर दिस इज बेटर और दिस इज बेटर। इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट ही बनाना बेटर है ना। हाँ, बस उसमें तुमको कॉलमनर वॉलमनर पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है, टेबल नहीं बनाना है, बिकॉज वो तुम एज वर्किंग नोट बना रहे हो, एज तुम समझ रहे हो मेरी बातें। तो आई फील दिस इज द बेटर अप्रोच टू गो अबाउट थिंग्स। अब पूछा क्या है सब में, अब वो देखो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो बहुत आसान है जिंदगी, 160 अपॉन, हलवा यार एकदम है ना। अरे ये प्रेजेंटेशन से तो बेटर ही कर रहा हूं ना मैं। सब में मुझे इनकम स्टेटमेंट बनाना नहीं है, मैं नहीं तेरे को बोल रहा हूं कि कुछ बहुत गंदा बना दे, पर्टिकुलर्स रुपीज लिख, टेबल पूरा मत बना, और थोड़ा से लिख के कर दे बस, समझा। मेरे को ऐसे लगता है एक बार बना लो कि क्या होएगा, अगर समझो एक बड़ा सम आ गया, सारी इंफॉर्मेशन देके 4 रेशियोज इनकम स्टेटमेंट के पूछ लिए, बार बार प्लस माइनस करके इक्वेशन फॉर्म में चीजें बार बार लिखने से तो ये बहुत ज्यादा बेटर है जिंदगी, है ना। चलूं आगे, ठीक है। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी ये सब इंडिपेंडेंट है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंप्यूट जीपी रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। सेल्स 5 लाख है और जीपी रेशियो ऑन कॉस्ट 25% है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। जनरली जो जीपी रेशियो हम कंप्यूट करते हो किस पे कंप्यूट करते हैं, सेल्स पे। किस पे कंप्यूट करते हैं, तो अभी सिंपल है, इसको मैं कैसे सॉल्व करूंगा, इधर देखो, नेट सेल्स लेस कॉग्स गिव्स मी, डू यू गाइज अग्री, they've said sales is how much, agreed, they've said GP is 25% on, तो अगर कॉस्ट 100 रुपया होता तो ये 25 है कि नहीं है, अरे हाँ या ना। तो भैया ये कितना है फिर, क्रॉस मल्टीप्लाई यार, 1 लाख आ गया कि नहीं आ गया। हाँ, फिर 1 लाख डिवाइड बाय 5 लाख कर दो, 20% आएगा कि नहीं आएगा। इनफैक्ट ये भी कंप्यूट करने, 25 डिवाइड बाय 125 इंटू 100 कर दोगे तो भी तुमको 20% मिल जाएगा, समझा। गाइज व्हाट वी डिड हियर वाज दे सेड जीपी रेशियो इज 25% ऑन कॉस्ट। इसका क्या मतलब है, जीपी अपॉन कॉग्स इंटू 100 इज 25%, जीपी अपॉन कॉग्स है ना, इंटू 100 इज हाउ मच। तो अगर कॉग्स 100 रुपया होता तो जीपी कितना रुपया है, 25, तो बैकवर्ड गया तो सेल्स कितना होगा, 125 होगा ना यार। ये मेरे को रिलेशन मिल गया, तो 25 डिवाइड बाय 125 इंटू 100 करोगे तो भी आपको मिल जाएगा। अगर आपको जीपी ढूंढने का मजा आ रहा है तो आप वो भी ढूंढ लीजिए, जैसे मैं भूल गया था, मैंने कंप्यूट कर दिया जीपी, हाँ है ना। 1 लाख डिवाइड बाय 5 लाख इंटू 100, और ये रहा आंसर भी 20%। चलें आगे, उसने भी दोनों मेथड से किया है। चलें आगे, थर्ड, कैलकुलेट द नेट प्रॉफिट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। सेल्स दिया है, कॉग्स दिया, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस दिया। अभी देखो यहां पे इनकम स्टेटमेंट बनाने की मेहनत करना समझदारी नहीं होगी। कोई बोलेगा क्यों सर, अरे यार 3 चीज दी है, माइनस करो, ढूंढो, ये दोनों चीज को ऐड करो, 5 20 और 1 20 कितना हो गया, 6 40। तो 7 60 में से 6 40 गया, 1 20 बचा, 1 20 डिवाइड बाय 60 60 इंटू 100। बहुत ज्यादा हिंदी हो गया ना। टोटल कॉस्ट कितनी है, 5,20,000 प्लस 1,20,000 6,40,000। आउट ऑफ 7,60,000 इफ वी डिडक्ट द 6,40,000 वील गेट 1,20,000। 1,20,000 ही मेरा नेट प्रॉफिट हो गया कि नहीं हो गया। नेट प्रॉफिट तो एकदम फाइनल वाला होता है कि नहीं होता है, सारे खर्चे माइनस करने हैं, तो कर दिए मैंने। तो आंसर है 1,20,000 डिवाइड बाय 7,60,000 इंटू 100,
दैट्स 15.79%। अभी ये कैलकुलेशन एग्जाम में करने बैठना थोड़ा इरिटेटिंग हो जाएगा, इसलिए मैं ये रिकमेंड ही नहीं करता हूँ टॉपिक। अच्छा वापस से एक चीज़, ठाकुर कॉलेज के कितने बच्चे हैं आप लोगों के एग्जाम में? आई बिलीव कंप्यूटर्स इन अकाउंटिंग है, यूनिट टेस्ट है क्या आपका? क्यों अलग अलग डिवीजन में अलग अलग एग्जाम होता है? तू कौन से ब्रांच में? श्यामनगर कहाँ पे? अच्छा यार वो ऑनलाइन कुछ मैं इसके लिए सिर्फ रिकमेंड करूंगा, आप क्या कीजिए टेक्स्ट बुक के पीछे के ऑब्जेक्टिव्स देख लीजिए, वो रट्टा मार के। फाइनल अकाउंट्स तो हो गया अपना, उसके वीडियोस भी दे दिए, सारे वीडियोस अवेलेबल है। अभी मैं एक चीज़ बता देता हूँ, मैं आज का वीडियो और वैसे जैसे मैंने वीडियो सॉर्टिंग करके भेजा है भेजूंगा। सीए फाउंडेशन का अपन क्या करेंगे ना, जैसे प्लेलिस्ट बनाया मैथ्स का वैसे बना के दे देंगे, तो सारे उसमें ऑटोमेटिक अपलोड होते रहेंगे, मेरे को कुछ भी सेंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये वाला मैंने आपको पूरा सिलेबस सॉर्ट करके दिया है, ये वैसे हेल्पफुल हो जाएगा और आगे का फिर आपको वैसे। बट एक रिक्वेस्ट है, आज सब लोग हैं यहाँ पे तो बोल दूँ, प्लीज़ सीए फाउंडेशन के लिए लेक्चर्स मिस मत करो। अब नो मैटर व्हाट, ठीक है किसी को एक हफ्ता कभी फैमिली के साथ बाहर जाना है, ये है वो, आई कैन अंडरस्टैंड, बट देन फिर इमीडिएट आते ही कवर अप करना है जाने से। और बैकलॉग तो आप क्रिएट ही मत करो, यू डोंट हैव दैट लग्जरी। तुम सच्ची बोल रहा हूँ, यू आर मूविंग टूवर्ड्स अ सिचुएशन वे यू विल थिंक मैं मई 2026 में देने की बजाय सितंबर में दे देता हूँ। यू गाइज आर वेरी क्लोज टू दैट सिचुएशन। एक बार माइंड में वो थॉट प्रोसेस भी आ गया, फिर बॉडी में के लिए सपोर्ट नहीं कर पाएगी, सच्ची बोल रहा हूँ। और फिर सितंबर करना, ऐसा नहीं है कि कोई सितंबर करके करियर नहीं बना सकता, बट क्यों लाइफ के 4-5 महीने वेस्ट करने हैं ना यार। हाँ गैप आ जाएगा, फिर सितंबर में तुम्हारा बीकॉम का भी एग्जाम रहेगा, मई में देते हो तो सबसे बड़ा आराम यह है कि जिंदगी में और कुछ भी चल रहा नहीं रहेगा तब, है ना। तो यार मैं तो रेकमेंड करूंगा मई में ही देना है, कोई ऑप्शन ही मत रखो। बट जो हरकतें हैं, हरकतों से तो शायद सितंबर भी नहीं पहुंच पाए। चलो आगे चलो, लेट्स मूव फॉरवर्ड। ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ कोमल लिमिटेड for the year 1920 was 5,60,000. From following information calculate net profit ratio. तो अभी देखो उसने क्या किया है, जीपी रेशियो तक दे दिया है और मुझे आगे का पार्ट बनाना है। तो देखो जीपी 560 माइनस क्या होता है बच्चों, जिसमें एडमिन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन और इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स तीनों आ जाएंगे। अरे हाँ है ना, 160, 280, 360 हो गया कि नहीं हो गया। तो ये कितना बचा बच्चों, ये मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट है और ये मेरा एक्चुअली नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी है, क्योंकि बीच की नॉन ऑपरेटिंग है वो कुछ भी नहीं है ना। मैंने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का तीनों, अभी जैसे एग्जाम में एज अ वर्किंग नोट बनाना है तो ऐसे करके बना लो ना यार, तुमको ब्रेकअप क्यों दिखाना है, आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं, है ना। लेस करेंगे इनकम टैक्स, बस ब्रैकेट में फिर वो तीनों का 1 + 2 + 3 दिखा देना। आप समझ रहे हो कि उसको समझे 3,60,000 कैसे आया, तुमको समझ रहे 3,60,000 कैसे आया। हमने ये और ये 3 चीजें ऐड कर दी। ये तो मैंने अंडरलाइन किया, वरना ये और ये बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है। 160, 120 और 80। अब इसमें से इनकम टैक्स कितना है बच्चों, 60,000, 1,40,000 हो गया। दिस इज नेट प्रॉफिट। अभी क्वेश्चन इज व्हाट, कंप्यूट नेट प्रॉफिट रेशियो। अभी हम इसको कितनी बार सॉल्व करेंगे, 2 बार। अच्छा इसने सेल्स भी दे दिए कि नहीं दे दिए 20 लाख, क्योंकि नेट प्रॉफिट रेशियो के लिए डिनोमिनेटर तो चाहिए कि नहीं चाहिए भैया। तो एक हम सॉल्व करेंगे 2 लाख डिवाइड बाय 20 लाख इंटू 100, दैट इज 10%। एक 1,40,000 डिवाइड बाय 20 लाख इंटू 100, दैट इज 7%। समझा। एक हम लिखेंगे बिफोर टैक्स, एक हम लिखेंगे, समझे अच्छे से। एग्जाम में तुम कैसे लिखोगे, हेडिंग लिखोगे नेट प्रॉफिट रेशियो, उसका बाजू में फॉर्मूला लिख लो, नेट प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। सब कुछ पूरा लिखना, वरना 0 मिल जाएगा, ठीक है। फिर लिखना उसमें बिफोर टैक्स, उसमें फॉर्मूला फिर से लिखना नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स अपॉन नेट सेल्स इनटू 100, है ना। फिर लिखना आफ्टर टैक्स और उसमें वापस से फॉर्मूला लिख के कंप्यूट करना। सबको समझा,
पक्का? चलिए इसी बात पे हम सोल्यूशन अरे भैया क्या गजब, इन्होंने मेरे से ही कॉपी किया है, जो मैंने बोला नहीं था इन्होंने पहले ही कॉपी कर लिया है। देख रहे हैं सब लोग, एनपीबीटी एनपीएटी कंप्यूट किया और फिर यहां पे सॉल्व करके बता दिया। इजी लगा टफ लगा लोगों को? पक्का? इनकम स्टेटमेंट बहुत इजी है ना? अभी सोचो ना, नेट प्रॉफिट रेशियो पूछा है, कई लोग तो मतलब है ना इतना भी अक्कल लड़ाएंगे इनकम माइनस एक्सपेंसेस करना है तो भी जीत जाएंगे शायद, लाइफ में नहीं मतलब एटलीस्ट 12th के 4-5 मार्क। कम दिमाग से भी आपका काम हो सकता है, डोंट गिव अप। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कैलकुलेट, जबान है ना सबके पास, क्या कैलकुलेट करना है? फॉर्मूला क्या है? कॉग्स प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस ऑपरेटिंग इनकम विल गिव अस ऑपरेटिंग कॉस्ट, है ना? ये दोनों ही है, ऑपरेटिंग इनकम माइनस करने के लिए नहीं है, तो ये 7,60,000 हो गया, डिवाइड बाय नेट सेल्स 9.4 लाख हो गया कि नहीं हो गया? क्या है इसमें? आई डोंट नो मैन, दिस इज क्वाइट इजी, राइट? नहीं इसमें कैसा करेगा ना, फाइनल में जब तेरा आंसर आए ना तो ऐसा ऑपरेटिंग रेशियो पूरा लिख के इज इक्वल टू 80.85%, इसको अलग से या तो बॉक्स में डाल दो या अंडरलाइन कर लो कि सामने वाले को फिर क्या है ना, पेपर चेकर को मेहनत नहीं चाहिए, उसको चाहिए हाईलाइटेड जगह दिख जाए मेरे को कहाँ पे आंसर है, वो वहीं पे जाके ऐसे टिक मार के आगे बढ़ जाएगा जिंदगी। ही डज नॉट केयर अबाउट यू, उसको अपने 50 काम है करने, है ना? यू डोंट मैटर टू हिम, समझ रहे हो तुम? तो मेक हिज लाइफ इजी, ही विल मेक योर लाइफ इजी। आगे चलते हैं। एफ में क्या है भाई? एफ सॉल्व करके नहीं दिया यहां, ये रहा। फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स कैलकुलेट ऑपरेटिंग रेशियो। अभी इस बार मुझे थोड़ा इनकम स्टेटमेंट ज्यादा बनाना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि कॉग्स भी कंप्यूट करना है, सब करना है। तो चलते हैं। सेल्स है, मेरे को बताते जाओ ना, सीधा नेट सेल्स है क्या? सेल्स कितना है? माइनस रिटर्न्स कितना है बच्चों? तो नेट सेल्स कितना हो गया बच्चों? नेट सेल्स इज 4,50,000। लेस क्या करेंगे? कॉग्स की आइटम्स नहीं लिख रहा हूं, ओपनिंग स्टॉक कितना है बताओ? प्लस परचेजेस कितना है? 2,80,000। कुछ रिटर्न्स है क्या परचेज का? क्लोजिंग स्टॉक 40। कुछ और खर्चे हैं ट्रेडिंग अकाउंट में जाने वाले? थैंक यू। जीपी कितना आएगा? 2,10,000। लेस क्या करना होता है? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में ऑफिस एंड एडमिन कितना है? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कितना है? इंटरेस्ट कुछ है? 70,000। ये 140 हो गया। कुछ ऑपरेटिंग इनकम है क्या? तो ये मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो गया कि नहीं हो गया? आगे का कुछ दिया है क्या? क्या पूछा है? ऑपरेटिंग रेशियो 240 प्लस 70 अपॉन, लेट्स चेक गाइज, लेट्स चेक, 3,10,000 डिवाइड बाय 4,15,200, दैट्स करेक्ट। ज्यादा एक्साइटेड हो गया बच्चा, संडे सुबह सुबह आया इतना चहल पहल के साथ। चलिए चलें आगे। नेक्स्ट। और प्रथम तू है ना बेटा, बहुत मार खाएगा एक दिन मेरे साथ। देखो एक चीज बता, तूने सारे वीडियोस देख लिए जितने भी मैंने ग्रुप पे शेयर करे? हाँ नहीं, सारे चैप्टर्स के? अबे तो साले एक वीडियो नहीं शेयर किया उसका कितनी बार रिमाइंडर देता है तू मेरे को? हाँ, उस चैट में लिख रहा है दिस वीडियो पेंडिंग टू बी शेयर, यहां पे आके जूम पे चैट में लिखता है वो 1 तारीख का वीडियो बाकी। अरे भाई बाकी पढ़ना पहले तू, जब तेरा पूरा 12th का सिलेबस हो जाएगा सिर्फ वो 2 वीडियो बाकी रहेंगी ना, तब अपन बात करेंगे, समझा? मैं कब से वेट कर रहा था तू आए तो मैं चिल्लाऊं। गुस्सा अंदर भर के रखने की वजह से मेरी हेल्थ अफेक्ट हो रही थी। प्लीज एक एक बार सब लोग आ जाए करो, ऑनलाइन वाले जो इरिटेट करते हैं ना।
बोलेंगे नहीं और म्यूट, बोलेंगे नहीं और म्यूट, जैसे करंट लग जाएगा 2 मिनट अनम्यूट रह गया तो। गुड मॉर्निंग सर। सर बंद मत कीजिएगा, वो शटर का दिक्कत है, बंद मत कीजिएगा। थैंक यू सर। हाँ क्या हो जाएगा, 2 मिनट म्यूट अनम्यूट करके बात कर लेगा तो। हाँ बेशरम। हाँ चले आगे। क्या वो पानी पीऊ क्या? ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। जी पार्ट में क्या दिया गया है? फॉलोइंग इज द ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ नोहा फर्म फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2010। कैलकुलेट ऑपरेटिंग रेशियो। यार देखें इन्होंने कैसे सॉल्व किया है। कॉग्स इसने ढूंढा 4,20,000 माइनस 2,02,000 कैसे आया? ओपनिंग प्लस परचेजेस प्लस वेजेस, सॉरी माइनस क्लोजिंग। एक ये तरीका है, दूसरा तरीका क्या है? सेल्स माइनस जीपी कर दोगे तो भी मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? अरे हाँ है ना, मैजिक नहीं है लॉजिक है, दोनों में आंसर सेम आएगा। चलो आगे। और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के नाम पे ये दो है कि नहीं है? गलती से लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट को मत ले लेना, वो क्या है? नहीं, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। क्या है? याद आया सबको? तो इसीलिए हमने यहां पे देखो वही 26 2,18,000 का कॉग्स पर से 26,000 244 डिवाइड बाय 4,20,000 इंटू 100। सबको समझा? इजी लगा टफ लगा? इजी लगा? ठीक है यार, मैं ना लिखने विखने का टाइम अभी वेस्ट करना अफोर्ड नहीं कर सकता क्योंकि इट इज ऑलरेडी 9। मेरे पास 30 मिनट है, मुझे 50 मिनट की जर्नी 30 मिनट में पूरी करनी। ठीक है चलो सब लोग, कोई बात नहीं, ऐसे गुस्सा मत हो, डाउट रहेंगे तो क्लियर कर देंगे। वो बोली यार भगाएगा, ऐसे गुस्से से देख रही थी, मैं तो थोड़ा घबरा गया। हाँ क्या बोला इसने? संडे है यार, आज तो आदमी को रिलैक्स होना ही चाहिए। संडे को भी स्ट्रेस लेंगे तो फिर बाकी दिनों में तो क्या ही होएगा। चलो जल्दी जल्दी, हमें कोई फंक्शन के लिए जाना है, इसलिए मेरे को जल्दी जल्दी ये चैप्टर भी खत्म कराना है। मैं तो मेरी बीवी को बोला था मैं 9:20 पे निकल जाऊंगा, 9:20 तो अब हो नहीं रहा है। चलो कंपोजिट या मिक्स्ड रेशियोज, एक नंबर बैलेंस शीट से, एक नंबर इनकम स्टेटमेंट से। हाँ या ना? किसी को लगा मैं वो गाना गा रहा हूं। चलो आगे चलते हैं। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स सिंपल है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बेसिकली मतलब ये होता है कि आपने बिजनेस में जो भी टोटल पैसा डिप्लॉय किया है उस पर आपको क्या रिटर्न मिल रहा है। फॉर्मूला यहाँ पे लिखा है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। मैं आपको बता दूं रियल लाइफ में इसका फॉर्मूला होता है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। लॉजिक बीइंग, जब आप इन्वेस्टमेंट्स ले रहे हैं ना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स के लिए, टोटल इन्वेस्टमेंट, तो आप क्या करते हैं? शेयर होल्डर्स का पैसा और बोरोड फंड्स दोनों ऐड करते हैं, मतलब बेसिकली टोटल सोर्सेज ऑफ फंड्स लेते हैं। क्या लेते हैं? तो अगर आप टोटल सोर्सेज ऑफ फंड्स सोचते हैं तो शेयर होल्डर्स को जो आप रिटर्न देते हैं वो डिविडेंड है, और बोरोड फंड्स को जो आप रिटर्न देते हैं वो इंटरेस्ट है। तो आपको प्रॉफिट भी इंटरेस्ट और उससे पहले सोचना चाहिए। हाँ या ना? टोटल पैसा जो बिजनेस में लगाया उस पे जो रिटर्न मिला दैट इज द मनी दैट इज बिफोर इंटरेस्ट ना, क्योंकि अगर मैं आफ्टर इंटरेस्ट का पैसा देखूं तो मैं बोरोड का तो रिटर्न दे चुका कि नहीं दे चुका, दैट ओनली बिलोंग्स टू शेयर होल्डर्स राइट। इसीलिए आइडियली दिस शुड बी नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, बट महाराष्ट्र बोर्ड डज इट दिस वे, तो हम ये कर लेंगे। हम एक आध गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में भी चेक कर लीजिएगा क्या दिया है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, अभी उसने क्या किया? प्रोप्राइटर्स फंड्स, ये अब उल्टा है। यहां पे उसने लिखा है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड बाय प्रोप्राइटर्स। इनफैक्ट शेयर होल्डर्स को जो बिलोंग करता है वो पैट होता है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो आइडियली दिस फॉर्मूला शुड बी नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन प्रोप्राइटर्स फंड्स इनटू 100। मैं एक बार गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक भी खोल के देख लेता हूं इफ दे हैव मेड दिस मिस्टेक और इफ वी हैव मेड दिस मिस्टेक इन प्रिंटिंग, लेट्स चेक दैट एज वेल।
नेक्स्ट वीक ट्यूसडे वी विल स्टार्ट विद सीए फाउंडेशन. ये ट्यूसडे को मेरा लेक्चर है. आपको टाइम टेबल आया है क्या? आ गया. और आपके रिक्वेस्ट पे और हमारे भी असेसमेंट पे संडे के लेक्चर्स अब 6 घंटे कर दिए गए हैं, क्योंकि थोड़ा मैथ्स का सिलेबस भी वी नीड टू टेक इट अ लिटिल फास्टर. तो अभी हफ्ते में आपके पास 3 मैथ्स के 3 मैथ्स के और 3 अकाउंट्स के लेक्चर्स हैं, है ना? तो आई थिंक जो थोड़ा सा अगर आप अपने को लग रहा है, वैसे मैं श्योर हूँ अपन पीछे तो एज ऑफ टुडे नहीं चल रहे हैं, बट अगर अपने को लग भी रहा है तो वो भी थोड़ा सा कोप अप हो जाएगा. राइट? ठीक है, चलिए. तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ, इन्होंने रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, और एक कॉमेडी बात आपको बताता हूँ. वैसे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स जब आप सीए इंटर में सीखेंगे दोनों सेम होता है. यहाँ पे जब उसको रिटर्न सिर्फ शेयर होल्डर्स का फंड्स का लेना होता है तो उसको बोलते हैं रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स फंड्स है. जब आप सीएफ इंटर में जाएंगे तब आप मेरी बात याद कर लीजिएगा. रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, इट इज वन एंड द सेम. थियोरेटिकली उसमें कुछ फर्क है थोड़ा सा, बट आप सीए इंटर में देखेंगे सेम तरीके से कंप्यूट होता है. टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड, इट इज वन एंड द कैपिटल एम्प्लॉयड कंसिस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स फंड्स प्लस बोरोड फंड्स. बट यहाँ पे वो एक एरर है थोड़ा. देखते चलो सॉल्यूशंस में देखते हैं. इसके बाद फिर हम कैश फ्लो स्टेटमेंट की तरफ चलेंगे. हाँ हाँ, रिटर्न इधर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स में डेट लिया है, बट कैपिटल एम्प्लॉयड में नहीं लिया. रियलिटी में होता है, दोनों सेम ही है रियलिटी में. ठीक है, अभी ये देखो यहाँ पे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मांगा है, तो ये पहले वाला करना होगा. प्रॉफिट कितना है? 50,000. कैपिटल रिजर्व लोन ये सब ऐड कर दोगे 5 लाख आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? क्यों कैपिटल रिजर्व लोन तीनों ऐड किया? क्योंकि मुझे क्या चाहिए? प्रोप्राइटर्स फंड्स. उसके लिए मैंने कैपिटल और रिजर्व ऐड किया, 2 लाख और 1 लाख, और बोरोड फंड्स 2 लाख. तो आइडियली इनके हिसाब से ये 50,000 डिवाइड बाय 5 लाख इंटू 100 होगा. कौन सा समय? ये 20th. 50,000 डिवाइड बाय 5 लाख इंटू 100. यहां पे ये इतना गलत क्यों नहीं लगता है? क्योंकि प्रॉफिट अर्न, कौन सा प्रॉफिट है कुछ बोला तो मैं अज्यूम कर रहा हूं माइंड में पीबीआईटी होगा. अभी यहां पे देखो, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड पूछा है, करेक्ट? सेल्स 10 लाख में से कॉग्स गया 5 लाख और ये 3 लाख गया, कितना बचा? 2 लाख डिवाइड बाय 5 लाख इंटू 100 हो गया 40%. लकीली उन्होंने कहीं पे भी वर्डिंग्स में कुछ दिया ही नहीं है. अच्छा, गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक की बात करें तो एक बार चेक कर लेते हैं व्हाट दे हैव सेड. कंबाइंड रेशियोज में रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ये अरे यही है, किसी को भी नहीं पता है क्या करना है. डन. ठीक है, ये 2 करके चले जाना, जिंदगी में आगे बढ़ेंगे. मैंने तुमको सही बता दिया लॉजिक, और लॉजिक भी बताया है. पहले तो ROCE reality, let's talk about reality. ROCE and ROI is one, and the formula is PBIT upon capital employed into 100. When we talk about capital employed, here it is shareholders funds plus, is that clear? That is the total capital invested in the business. Return on proprietors funds या shareholders funds is PAT upon shareholders funds into 100. लॉजिक ये होता है किस लेवल पे किसको पैसा देना बाकी है उसके हिसाब से कंप्यूट करते हैं. अगर मैं पैट लेके टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड सोचूं वो तो गलत है. मैं इंटरेस्ट दे चुका ना यार, तो उनका रिटर्न उसमें से निकल चुका है ऑलरेडी. समझ रहे हो? कितना पैसा लगा के कितना कमाया सवाल होता है हमेशा. कई लोग इसमें एक चीज करते हैं, पीबीआईटी को इंटू 1 माइनस टैक्स रेट कर देते हैं कि अगर कोई और बिजनेस होता तो पूरे पे टैक्स भरना पड़ता कि नहीं भरना पड़ता. वो एक अलग असेसमेंट है. सम पीपल डू इट, इट्स ओके. बहुत डेप्थ में हो जाएगा. सीए इंटर में ही चले जाएंगे हम. तुम इसके लिए तैयार नहीं हो. मैं तो हूं, तुम नहीं हो. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. वी विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज कैश फ्लो स्टेटमेंट. बहुत ही बढ़िया चीज है. इसको मैं 10 मिनट आपको एकदम प्यार से समझाता हूं, आपको मजा आ जाएगा. फिर हम इसके सम्स करेंगे जो भी 10 मिनट में, 12 मिनट रहेगी हमारे पास. ठीक है. AS3 कैश फ्लो स्टेटमेंट. AS3 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 टॉक्स अबाउट कैश फ्लो स्टेटमेंट. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एक इनिशियली शॉर्टकमिंग क्या आने लगा
कि हम इनकम स्टेटमेंट बनाने लगे, बैलेंस शीट बनाने लगे। अभी काफी ऐसी कंपनीज हैं जिसमें इनकम स्टेटमेंट में तो भयंकर प्रॉफिट दिख रहा है, करोड़ों, बट कैश ही नहीं है। तो लोग सोचने लगे क्या गड़बड़ हो रहा है। तो एक्चुअली क्या हो रहा था, काफी कंपनी सेल्स कर रही थी बट वो सेल्स को कलेक्ट नहीं कर पा रही थी, तो पैसा आया है कि नहीं वो बात समझ रही नहीं थी। बैलेंस शीट में देख रहे थे करंट एसेट्स बढ़े जा रहे थे, तो इसलिए हमने सोचा एक और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का पार्ट इंट्रोड्यूस करेंगे विच इज कॉल्ड एज कैश फ्लो स्टेटमेंट। टुडे द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंप्राइजेस ऑफ बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट एंड अ कैश फ्लो स्टेटमेंट, रिमेंबर दैट फॉर एवरीवन। ठीक है, तो हमने सोचा कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे। कैश फ्लो स्टेटमेंट में बस क्या करेंगे, पैसा आया है या पैसा गया है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देंगे। तो वी ओनली टॉक अबाउट इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज, inflows and outflows, sorry, of what? Cash and cash equivalents. We talk about inflows and outflows of cash and cash equivalents. How is cash and cash equivalents defined in AS3? Cash तो मतलब आपका नॉर्मल कैश या बैंक बैलेंस, डिमांड डिपॉजिट्स विद बैंक इज द वर्ड यूज्ड। बैंक बैलेंस के लिए वर्ड क्या यूज किया जाता है, डिमांड डिपॉजिट्स। डिमांड डिपॉजिट्स मतलब मैं जब मांगूंगा बैंक को देना पड़ेगा, इट इज रीपेबल ऑन डिमांड। कैश इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं, हाईली लिक्विड शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स जिसकी ओरिजिनल मेच्योरिटी ही 30 डेज या 15 डेज से कुछ कम होती है, या 90 डेज कुछ ऐसा है, ओरिजिनल मेच्योरिटी 3 महीने से कम है। तो ट्रेजरी बिल, ये सब मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स रहते हैं, वो इसमें आते हैं। सबको समझा, क्लियर है सब लोगों को? अब अगेन कैश इक्विवेलेंट्स में क्या आता है, कैसे आता है, उसमें बहुत ज्यादा डेप्थ में जाने की हमें जरूरत, आपके लिए कैश बैंक बैलेंस ही रेलेवेंट है। इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज बट अभी सोचा कि यार आया गया सब दिखाते रहेंगे तो कैश बुक ही बन जाएगा, तो हमने बोला इतना डेप्थ में नहीं करेंगे, इसकी 3 ब्रॉड कैटेगरीज डिसाइड करते हैं। वी डिसाइडेड देयर वुड बी 3 ब्रॉड कैटेगरीज अंडर विच कैश फ्लोज विल बी डिवाइडेड। वन इज ऑपरेटिंग, another is investing, and third is financing. ऑपरेटिंग मतलब जो मेरे डे टू डे धंधे से रिलेटेड है, गुड्स बेचा पैसा आया, ऑपरेटिंग। हाँ, सप्लायर्स को पे किया, ऑपरेटिंग, सैलरीज पे किया, ऑपरेटिंग, रेंट पे किया, ऑपरेटिंग। डू यू गाइस गेट इट? अरे हाँ या ना? हर एक में इनफ्लो आउटफ्लो दोनों होंगे। ऑपरेटिंग मतलब क्या, जो मेन धंधे से रिलेटेड है, मेरी डे टू डे एक्टिविटी से रिलेटेड। शुड वी गो हेड? इन्वेस्टिंग में क्या होएगा, कोई भी मैं फिक्स्ड एसेट या इन्वेस्टमेंट खरीदता हूं तो आउटफ्लो, बेचता हूं तो इनफ्लो। हाँ या ना? अच्छा, इन्वेस्टमेंट्स यहां पे लॉन्ग टर्म देखने, क्योंकि शॉर्ट टर्म तो मोस्टली कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का पार्ट बन जाएंगे। शॉर्ट टर्म किसका पार्ट बन जाएंगे? ठीक है। इन्वेस्टिंग में भी क्या आता है समझा, और फाइनेंसिंग में क्या आता है, एनीथिंग दैट इज टू डू विद शेयर होल्डर्स फंड्स एंड बोरोड फंड्स। तो अगर लोन लिया, इनफ्लो, लोन रीपे किया, शेयर इशू करके पैसा आया, शेयर्स रिडीम किए, आउटफ्लो, है ना, बायबैक ऑफ शेयर्स या ऐसा कुछ किया, आउटफ्लो। इंटरेस्ट पे किया, आउटफ्लो। इंटरेस्ट रिसीव किया, फाइनेंसिंग में नहीं आएगा, इंटरेस्ट रिसीव करना आएगा इन्वेस्टिंग में, क्योंकि मैं इन्वेस्ट करता हूं इसलिए इंटरेस्ट आता है कि नहीं आता है, या मैंने कोई प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट के लिए खरीदी है, उस पे रेंट मिला, वो भी किस में आएगा, इन्वेस्टिंग। सबको समझा? डिविडेंड पे किया, किस में जाएगा, फाइनेंसिंग। सबको समझा? फाइनेंसिंग ना शेयर होल्डर से रिलेटेड है ना, ठीक है। पे किया, रिसीव किया होगा इन्वेस्टमेंट्स पे, तो इन्वेस्टिंग में आ जाएगा। अब नेक्स्ट, अभी अगर कोई ऐसी चीज है जो कहीं पे भी नहीं फॉल करती है, तो किस में डालने का? हाँ, अदर जैसा कुछ कैटेगरी नहीं है, हम ऑपरेटिंग में डाल देते हैं। तो ऑपरेटिंग की डेफिनेशन है, ऑल दोस कैश फ्लोज विच पर्टेन टू द कोर बिजनेस एंड विच डू नॉट फॉल अंडर इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। जिसका कोई नहीं है उसका ऑपरेटिंग है, ठीक है। इसमें एक बहुत क्लासिक एग्जांपल आता है, टैक्स पेड। मेन धंधा है क्या टैक्स पे करना? नहीं भाई, कोई नहीं करना चाहता, है ना, बट ठीक है, किसी में नहीं फॉल करता है तो इसमें। हाँ, अगर समझो मैंने कोई लैंड बेचा, मैंने 10 करोड़ में खरीदा था, 50 करोड़ में बेचा, 40 करोड़ का मुझे प्रॉफिट हो गया, उस पे अगर मैं टैक्स भरता हूं तो वो वाला स्पेसिफिकली इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से रिलेटेड है, तो वो इन्वेस्टिंग में जाएगा।
वरना नॉर्मली टैक्स पेड किस में जाता है? ऑपरेटिंग. फॉर योर सम्स पर्पस मे बी मोस्टली इवन शायद टिल सीए फाइनल इसको आपको ऑपरेटिंग में डालना है. सबको एक ब्रॉड आइडिया आया? अभी इसमें तो सिंपल है, इन दो में तो प्लस माइनस करके कंप्यूट करते हैं. इन्वेस्टिंग में क्या करेंगे? लिखेंगे परचेज ऑफ फिक्स्ड असेट नेगेटिव, सेल ऑफ फिक्स्ड असेट पॉजिटिव. अभी सेल ऑफ फिक्स्ड असेट का सेलिंग प्राइस लिखेंगे, प्रॉफिट लॉस वो सब कुछ लिखा ना, क्योंकि ये तो कैश बेसिस पे है. सेम यहां पे इशू ऑफ शेयर्स का इनफ्लो. अच्छा, इशू ऑफ शेयर से रिलेटेड कोई खर्चे हुए तो वो यहां पे ही आ जाएंगे, समझ रहे हो? हाँ, इन्वेस्ट फाइनेंसिंग में इशू ऑफ शेयर से रिलेटेड. अब यहां पे ऑपरेटिंग में ना कंप्यूट करने के दो तरीके होते हैं. एक होता है डायरेक्ट मेथड, एक होता है डायरेक्ट मेथड में सिंपल है, डायरेक्ट करते हैं कि सेल ऑफ गुड्स से कितना पैसा आया माइनस परचेजेस के लिए कितना पे किया माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के लिए कितना पे किया. समझा? बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड. बट ये वाला ना करना हर कंपनी के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है. 12 महीने के लिए ये सब कंप्यूट करना बहुत चैलेंजिंग है. तो हम कौन सा मेथड रादर यूज करते हैं? इनडायरेक्ट में हम क्या करते हैं? वी स्टार्ट विद नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स. वी स्टार्ट विद, और हम वो सारी चीजों को एडजस्ट करते जाते हैं पीएनएल में से जो मेन ऑपरेटिंग से रिलेटेड नहीं है. जैसे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स तक पहुंचने के लिए मैंने 5 लाख रुपए का प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट ऐड किया है. टू अराइव एट नेट प्रॉफिट आई हैव एडेड 5 लाख ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ, दैट इज नॉट रिलेटिंग टू ऑपरेटिंग. तो अब मैं क्या कर दूंगा? माइनस. कोई नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस किया है उसको क्या कर दूंगा? प्लस. अब इसमें एक और प्रॉब्लम क्या होगी? डेटर्स का मूवमेंट भी देखना पड़ेगा. क्यों? अगर मैंने इस साल 500 रुपए की सेल्स की है डज नॉट मीन मैंने इस साल 500 रुपए कलेक्ट किए होंगे. हो सकता है डेटर्स मेरे ओपनिंग में 100 थे, क्लोजिंग में 200 हो गए. डेटर्स का अकाउंट इमेजिन करो, 100 का ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, सेल्स कितना? 500. तो एक्चुअली कलेक्शन कितना है बच्चों? कैश कितना कलेक्ट हुआ इस साल में? 400 हुआ कि नहीं हुआ? ऐसा हर एक करंट असेट और करंट लायबिलिटी में गड़बड़ है कि नहीं है? बट अब मैंने क्या चीज को मान लिया कलेक्शन, विच इज रॉन्ग, बिकॉज बहुत सारी आइटम्स में कुछ करंट असेट करंट लायबिलिटी का इंपैक्ट रहेगा कि नहीं रहेगा. अगर सेल्स 500 रुपए लिखा है डज इट मीन 500 रुपए कलेक्ट हुआ है? बट व्हेन आई टेक एनपीबीटी एज दैट नंबर आई बिलीव कि उतना कलेक्ट हुआ है, विच इज. तो हमको करंट एसेट और करंट लायबिलिटी की जो भी मूवमेंट्स है उनको भी क्या करना पड़ता है? एडजस्ट. क्या करना पड़ता है? अभी सिंपल है, यहां पे डेटा 100 से 200 हुआ है, तो कोई करंट एसेट अगर बढ़ा है तो हमारे लिए कैश आउटफ्लो हो जाएगा. क्यों कैश आउटफ्लो हुआ? मैंने इनकम स्टेटमेंट में लिखा 500 रुपया कलेक्ट हुआ है, बट एक्चुअली कितना कलेक्ट हुआ है? 400. तो 100 रुपया कम करना है कि नहीं करना है? तो इसलिए करंट एसेट बढ़ेगा तो मैं कैश फ्लो को क्या कर दूंगा? कम. कितने रुपए से 100 से 200 हुआ तो मैं 100 रुपए से कम कर दूंगा. 500 का 400 करना था ना. अब ये बहुत डेप्थ में मैं 1-2 घंटा सिखाता हूं ये कॉन्सेप्ट व्हेन वी डू सीए, बट इतना डेप्थ में अब नहीं जाएंगे. सिर्फ ये बताना चाहता था वर्किंग कैपिटल भी एडजस्ट करेंगे. उसका क्लासिक एग्जांपल याद रखना, करंट एसेट अगर बढ़ा रहेगा तो क्या हो जाएगा? कैश आउटफ्लो. बाकी सब कुछ उल्टा पुल्टा, बाकी सब कुछ. तो अगर करंट एसेट कम हुआ है तो कैश एक नंबर, करंट लायबिलिटी बढ़ा है तो कैश एक नंबर, करंट लायबिलिटी कम हुआ है तो अरे एक नंबर भैया, है ना. इसको लर्न करने का भी एक इजी मेथड बताता हूं. समझो डेटा साल के स्टार्ट में 200 थे, कितने थे? साल के एंड में 150 हो गए, तो मतलब 50 रुपया कलेक्ट हो गया, है ना. अज्यूमिंग सेल्स आर 0, वरना एक्चुअली क्या हुआ होगा? वो 200 पूरा आया रहेगा और ये 150 तो नए लोगों का रहेगा. तो करंट एसेट कम हुआ तो कैश इनफ्लो हुआ, ये लर्न हो गया. बाकी सब उल्टा पुल्टा. सबको समझा मैंने क्या बोला? विद दैट बीइंग सेड, लेट्स गो टू कैश फ्लो स्टेटमेंट. कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स क्या क्या है वो बता दिया. ये फिक्स डिपॉजिट्स मेरे हिसाब से कैश में नहीं आना चाहिए, डिमांड डिपॉजिट्स आना चाहिए. कैश इक्विवेलेंट्स में शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड इंस्ट्रूमेंट्स दैट आर रेडिली कन्वर्टेबल इनटू नोन अमाउंट्स ऑफ कैश
एंड विच आर सब्जेक्ट टू इनसिग्निफिकेंट चेंज इन वैल्यू। इनसिग्निफिकेंट चेंज इन वैल्यू का क्या मतलब है? ऐसा नहीं है मार्केट के शेयर्स हैं 100 रुपए में खरीदे थे अभी 70 में बिकेंगे, ऐसा नहीं भैया, 1-2% ऊपर नीचे हो सकता है मैक्स। यू नो कि कितना पैसा इससे आने वाला है। ट्रेजरी बिल में वो रिस्क नहीं होता है ना यार, 100 रुपया डाला है तो 101 या 102 ही आएगा डिपेंडिंग ऑन क्या पीरियड के लिए होल्ड कर रहे हो, है ना। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स आपको क्या क्या लेना है? कैश ऑन हैंड, बैलेंस विद बैंक, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स या मार्केटेबल सिक्योरिटीज, ये वर्ड्स के वो आपको देखना है, समझा आपको। कैश फ्लो स्टेटमेंट, इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, ये सब मैं बता चुका हूं, पढ़ लेना। फॉर्मेट देखो इधर स्क्रीन की तरफ। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कौन सा मेथड? अच्छा, इसमें चाहे कुछ भी फॉलो करो, डायरेक्ट फॉलो करो, इनडायरेक्ट करो, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग और बाकी का पूरा क्या रहने वाला है? सेम। क्या रहने वाला है? तो इसने क्या लिया? पहले नेट प्रॉफिट लिया, ऐड क्या किया, ये तो मैंने तुमको सिखा दिया ऐड और लेस क्या क्या होगा, वो अपने मेथड से कर लेना याद से। क्या मिलेगा? आइडियली यहाँ पे इनकम टैक्स पेड भी माइनस करना होता है और फिर हमें मिलता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग। उन्होंने इतना ही सिखाया है, इसके अलावा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऐड बैक करने होते हैं, नॉन ऑपरेटिंग इनकम माइनस करनी होती है, वो सब इन्होंने कुछ सिखाया नहीं है मेरे हिसाब से। है क्या कैश फ्लो स्टेटमेंट यहाँ पे बनाया हुआ? इन्होंने शायद पहले ही कैश फ्लो कराया था। ये रहा प्रॉब्लम्स इन कैश फ्लो। इन्होंने लिख के देखो यहाँ पे बेटर दिया है, सॉरी, लेट्स रेफर दिस, एटलीस्ट स्टैंडर्ड में इन्होंने बेटर दिया है, समझ रहे हो। देखो पहले नेट प्रॉफिट लिया, एडजस्ट नॉन कैश या नॉन ऑपरेटिंग। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज में मिस कर गया, वो कहते हैं नॉन कैश, डेप्रीसिएशन को एड बैक कर देने का। नेट प्रॉफिट तक पहुंचने में तो तुमने डेप्रीसिएशन माइनस किया, बट डेप्रीसिएशन कैश में किसी को दिया क्या आज तक? हर साल मोबाइल पुराना होने पे एप्पल को कॉल कर रहे हो कि सुनो भैया थोड़ा सा पुराना हो गया, 5,000 रुपया ले लो, किया आज तक? किया क्या? तो डेप्रीसिएशन कैश में पे होता, तो अगर मेरा नेट प्रॉफिट 1,000 रुपए दिख रहा है, उसमें 200 रुपए डेप्रीसिएशन है, तो एक्चुअली कैश जनरेट कितना हुआ होगा? 1,200। तो इसलिए ऐड कर दिया, ऐड कर दिया। इंटरेस्ट पेड, लॉस ऑन सेल ऑफ असेट, ये सब क्या है? नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स है कि नहीं है बच्चों? लेस कर दी। नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स भी लेस कर दी कि नहीं कर दी? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को ऐड कर दिया, नॉन ऑपरेटिंग इनकम को लेस। फिर वर्किंग कैपिटल चेंजेस एडजस्ट किया और मेरे को मिल गया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन, समझा? हाँ या ना? मैंने यही डिस्कस किया था आपके साथ। इसमें एक चीज और लेस करनी होती है, इनकम टैक्स पेड। क्या लेस करना होता है? अब उसमें डिपेंड करता है, अगर यहाँ पे नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ही लिया है तो कोई जरूरत नहीं है, ऊपर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स लिया है तो नीचे करना पड़ता है। आइडियली ऊपर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स ही लेना चाहिए। उसका लॉजिक क्या होता है? वापस से जरूरी नहीं है कि जितना टैक्स मेरे प्रोविजन में दिख रहा उतना ही पेमेंट हुआ, द अमाउंट कुड बी डिफरेंट, इसीलिए। फिर इन्वेस्टिंग में इंटरेस्ट या डिविडेंड रिसीव, सेल ऑफ असेट या इन्वेस्टमेंट, परचेज ऑफ फिक्स्ड असेट या इन्वेस्टमेंट, ये लेस हो रहा है, ये सब चीजें क्या हो रही हैं? समझे? ऐड मतलब इनफ्लो, लेस मतलब। फाइनेंसिंग में ऐड में क्या क्या? इशू ऑफ शेयर्स या लोन बोरोड, लेस में क्या है? कुछ रिडेम्पशन हुआ मतलब रीपेमेंट हुआ, लोन रीपेड या इंटरेस्ट या डिविडेंड पेड। आपको कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग मिल गया, ऑपरेटिंग और इन्वेस्टिंग ऑलरेडी था, तीनों को ऐड किया तो हमको क्या मिलता है? एक्चुअली यहां पे वो एक स्टेटमेंट मिस हो गया है। ये जो तीनों ये है ना, ये यहां के लिए है, देख रहे हो गाइस? सब समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? 1 2 3 इन तीनों को जो ऐड करने के बाद मिलता है उसको बोलते हैं हम नेट इंक्रीज या डिक्रीज। नेगेटिव रहा तो पॉजिटिव रहा तो इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। हम क्या बोलते हैं इसको? नेट इंक्रीज। या अगर तीनों को ऐड करके पॉजिटिव आया आंसर तो इसका क्या मतलब है? ड्यूरिंग द ईयर कंपनी के पास ओवरऑल में कैश आया है। तीनों को ऐड करके नेगेटिव आया मतलब ओवरऑल में कैश। मेक सेंस गाइस? उसमें ऐड करेंगे कौन सा? कैश बैलेंस ऑफ ओपनिंग, और फिर आपका मिल जाएगा क्लोजिंग। ये अगर आपकी बैलेंस शीट से टैली होता है मतलब आपने कैश फ्लो स्टेटमेंट सही बनाया है। सबको समझा? एम आई मेकिंग सेंस? हाँ, क्लोजिंग बैलेंस से टैली होएगा। बैलेंस शीट की बाकी सारी आइटम्स कंसिडर हो गई,
तो तेरा जो कैश बैलेंस है, कैश और बैंक बैलेंस, उससे। यस, ठीक है। एक एग्जाम्पल दूं इसके, इस डाउट पे, तो इधर देखो, समझो ये बैलेंस शीट है 31 मार्च 20 एंड 31 मार्च 2019। यहाँ पे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स 100 है और यहाँ पे 80 है, देख रहे हो आप लोग। जब मैं पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाऊंगा, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड नंबर 1, 2 एंड इनका टोटल लूंगा तो ये 20 आना चाहिए। फिर मैं बोलूंगा दिस इज नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश। इसको ऐड क्या करूंगा, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स जो बैलेंस शीट से लूंगा, कितना है बच्चों, और फिर टोटल कितना आ जाएगा 100। दिस इज क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। दिस 100 टैलीज विद दिस 100, देन योर सम इज, ये आपको सीए इंटर में करना होता है, ये और ये टैली होना चाहिए, और ये तो रियल लाइफ में भी करना होता है। अभी अगर हम एज ऑडिटर्स किसी कंपनी के कैश फ्लो स्टेटमेंट को देख रहे हैं, काफी बार टैली नहीं होता है। कोई बोलेगा सर कैसे टैली नहीं होता, जब तू आएगा तब सिखाएगा, ठीक है। इतने सारे नंबर्स इधर उधर से लेने होते हैं ना, सम करना और रियल लाइफ में करना दो अलग चीजें। ये जब मैंने अपना पहला कैश फ्लो स्टेटमेंट काम में देखा था तब मुझे समझा था। मैंने जब काम इंटर्नशिप की टाइम था, मेरे एक सीनियर ने बोला कैश फ्लो स्टेटमेंट तू देख ले। मैं बोला कुछ डाउट है तो मैं पूछ लेना मेरे से, मैं कर देता हूँ। करने बैठा, भैया टैली ही नहीं हो रहा है। मैं बोला यार सम तो हमेशा टैली होता था। सोच रहे हो तो इतना बड़ा डिस्कनेक्ट। फिर मेहनत किया, हुआ, बट इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। एक कंपनी का कैश फ्लो स्टेटमेंट करना एज रिव्यू पूरा एक दिन चले जाता है, जो सम तो तुम आधे घंटे में कर लेते हो। अच्छे से कोई देखेगा तो उसको फर्स्ट टाइम जो देखेगा उसको एक पूरा दिन चले जाएगा, रिव्यूअर को नहीं, वो जो परफॉर्म करेगा काम, समझे। तो लाइफ इज डिफरेंट व्हेन यू क्वालिफाई एंड व्हेन यू गो फॉर इंटर्नशिप। Let's hope everyone comes to know that. Let's move forward. अभी अपन सीधा सीधा उड़ा देंगे। अच्छा, ये वाले के लिए प्लीज फॉर्मेट किसका रेफर करना है आपको, गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक। ये कौन सा है, 21 साक्षी लिमिटेड। इधर देखिए, फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ साक्षी लिमिटेड, प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट। शेयर कैपिटल, अभी देखो इसमें देखना कैसे होता है। जैसे देखो शेयर कैपिटल 2 लाख से बढ़कर 3 लाख हो गया, मतलब 1 लाख का इश्यू ऑफ शेयर्स है कि नहीं है, अरे हाँ है ना, तो किस में जाएगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। क्रेडिटर्स का जो चेंज है वो किस में जाएगा, ऑपरेटिंग में। पीएनएल का मैं तुमको बाद में सिखाता हूं, ये मेरा ऑपरेटिंग का स्टार्ट ढूंढने में काम आएगा। ये तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। डेटर्स किस में जाएगा, ऑपरेटिंग में। स्टॉक का भी चेंज किस में जाएगा, ये लैंड खरीदा है तो ये इन्वेस्टिंग में चले गया कि नहीं चले गया। और बाद में यहां पे उसने आपको ट्रेडिंग और पीएनएल भी दिया है। सोल्यूशन देखते हैं। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, गाइस ध्यान से देखिए, सबसे पहले क्या लिखना होता है, नेट प्रॉफिट। सिंपल है, यहां पे देखो, यहां पे भी मिल जाएगा आपको, कितना है करंट ईयर का नेट प्रॉफिट, 30,000, करेक्ट। कितना है, कभी कभार अगर ये आपको दिया हुआ तो बैलेंस शीट में पीएनएल में मूवमेंट देखो, 40 से बढ़कर कितना हो गया है, मतलब करंट ईयर का प्रॉफिट कितना है बच्चों, लगा सकते हैं अक्कल। चलिए 30 लिखा सबने, आगे चलते हैं। अभी इस सम में नॉन ऑपरेटिंग या वो कुछ है क्या, नहीं है ना। तो पहले तो कुछ डेप्रिसिएशन नहीं है, कोई नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस नहीं है, जैसे लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, कोई नॉन ऑपरेटिंग इनकम नहीं है, इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, नॉन प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, वो कुछ भी प्लस माइनस करना। तो मुझे सिर्फ क्या चीज पे ध्यान देना है, करंट एसेट और करंट। अभी अक्कल लड़ाना, क्रेडिटर्स 60,000 से बढ़कर 90,000 हो गया, इनफ्लो या आउटफ्लो, इनफ्लो। मैं इसको कैसे सोचता हूं, क्रेडिटर्स को साल के स्टार्ट में मुझे 60,000 देने थे, एंड में 90,000 देने, मतलब ड्यूरिंग द ईयर मैंने उनसे 30,000 और लिए होंगे ना, है ना, तो ऐड कर दो।
एड इंक्रीज इन क्रेडिटर्स, समझा सबको? डेटर्स 1,40,000 से बढ़कर 2,50,000 हो गए तो आउटफ्लो 1,10,000, और स्टॉक 80 से बढ़कर 70 हो गया, इनफ्लो 10, हाँ या ना? ये मिल गया 40,000 कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन. शुड आई गो अहेड? ऑपरेटिंग वाला हाँ नेगेटिव है, कोई बात नहीं, ठीक है. फिर क्या है? कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग. मैंने तुमको ये बताया था ना, लैंड 60 से 1,10,000 हो गया तो 50,000 का खरीदा, ये रहा, ये भी नेगेटिव. अरे हाँ या ना? फिर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ये 1,00,000 रुपए आया कि नहीं आया? और कुछ बोला नहीं है तो ये 1,00,000 ले लिया. 1 + 2 + 3 नेट में कितना आया? 10,000 पॉजिटिव आ गया. ओपनिंग बैलेंस कितना था बच्चों? 20. 10 + 20 टोटल कितना आया? Does this 30 tally with this 30? And our sum का solution is, should I go ahead? मैं ना, what I will do is, maybe after 2 or 3 weeks, I'll give you some time to go through this chapter at home, and then मैं क्लास में और डाउट्स ले लूँगा. ठीक है, मैं जानता हूँ ये मैंने थोड़ा भगाया, I don't deny. मेरी आत्मा जानती है इसमें वो काम नहीं हुआ है पूरे पैसे वाला, ठीक है. बट ये है ही वैसा कि आपको फॉर्मेट्स लर्न करके प्रैक्टिस करना है. तो आई गिव यू 2 to 3 weeks. मेरे को रिमाइंड करवाना, अपन सीए फाउंडेशन का जब कर रहे रहेंगे किसी एक संडे 1 घंटा और इसको दे देंगे, ठीक है. डन. प्रश्न क्रमांक 22. 9:30 हुआ है, ठीक है ना. इतना जल्दी करना है ना, इतना जल्दी कि तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते, ठीक है. तुम क्या चाहते हो मैं घर जाके अपनी बीवी से गाली सुनूं? तुमको अच्छा लगेगा हमारे सर जाके बीवी से गाली सुनेंगे? हाँ, सारे हंस के हाँ, कैसे बेशरम और वाहियत. सर को भी गाली पड़ेगी, पढ़ने सर अपने की इतनी बेइज्जती करता है. चलो, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ कुणाल ट्रेडर्स प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट. सबसे पहला प्रॉफिट 10,000 से बढ़कर 23,000, 13,000 मिला कि नहीं मिला? ये रहा सोल्यूशन में. अरे माँ कसम, ये क्या बना है? अच्छा, साक्षी लिमिटेड वाला है. अच्छा, ये डायरेक्ट मेथड से बनाया था साक्षी लिमिटेड, बट यार ये नहीं आता है, मतलब 12th के सिलेबस में डायरेक्ट मेथड वाला आई डोंट थिंक करवाया होगा. नहीं है, अपन भी नहीं करेंगे, फिर बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है. ये 13,000 आया. क्या क्या करंट एसेट और लायबिलिटी है? क्रेडिटर 70 से 45 हो गया, कम हो गया, मतलब आउटफ्लो, हमने पैसा पे कर दिया. कैश को तो इग्नोर करना है, वो तो नीचे आएगा ना एंड में. डेटर्स कम हो गया, मतलब पैसा आ गया, और स्टॉक बढ़ गया, मतलब पैसा. ये आउटफ्लो में 10,000, ये 5,000, सिर्फ डिफरेंशियल लेना होता है, पता है ना. ये नेट मिल गया ऑपरेटिंग का. इन्वेस्टिंग के लिए फिक्स्ड एसेट्स देखो, लैंड फिर से 16,000 का खरीदा है कि नहीं खरीदा है? एक नंबर. शेयर कैपिटल 50,000 इनफ्लो, तीनों मिला के 17,000. ओपनिंग 30,000, ये रहा, आया ना 47. जल्दी से कैपिटल 148 से 149 हो गया है. ये इंडिविजुअल है इसलिए रिजर्व्स अलग से पीएनएल दिख रहा. तो हम अज्यूम करेंगे कैपिटल जितने से बढ़ा है वही प्रॉफिट का अमाउंट है कि नहीं है. कंपनी में क्या होता है? शेयर कैपिटल कांस्टेंट रहता है, मूवमेंट पीएनएल में आता है. सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप में तो हम जो प्रॉफिट रहता है वो किस में ऐड कर देते हैं? कैपिटल में. तो इसलिए कैपिटल बढ़ा है, हाँ या ना. करंट एसेट और लायबिलिटी, इसमें क्या हुआ है? बढ़ा है, तो इनफ्लो. एक इसमें कम हुआ है इनफ्लो, इसमें बढ़ा है आउटफ्लो, है ना. तो यहां पे पहले 5,000 का इनफ्लो देखा सबने, क्रेडिटर्स वाला, स्टॉक वाला भी इनफ्लो और डेटर्स वाला. चलूं आगे. नेट मिल गया. फिर फिक्स्ड एसेट्स देखते हैं. बिल्डिंग 50 से 55, 5,000 का इनफ्लो, सॉरी आउटफ्लो, 6,000 का आउटफ्लो. पता नहीं 5,000 में कौन सी बिल्डिंग खरीद रहा है. लैंड भी खरीद रहा है 10,000 में. मैं इसकी सारी लैंड और बिल्डिंग आज का आज खरीद सकता हूं किसी से पैसे लेके, बट
इतने पैसे मैं अरेंज कर सकता हूं जान पहचान से, अगर लैंड और बिल्डिंग इंडिया में कहीं पे भी इस भाव में मिल रही हो तो। कितना हो गया बच्चों? 5,000, 6,000, 10,000, है ना? आज तो करोड़पति हो गया होगा ये आदमी। फिर लोन 30 से 45 हुआ है, 15,000 का लोन लिया है, इनफ्लो। नेट में 400 रुपए का आउटफ्लो, ऐड 4,000 तो 3,600 आ गया कि नहीं आ गया? घर पे जाके बोलेंगे क्या कर रहा है साले। अभी तो हाँ सर ने यहाँ पे बोला 400 नेगेटिव, 4,000 प्लस करके 3,600 हो तो रहा है, बट ये 400 कहां से है? अच्छा 3,600 का मतलब क्या है? ऐसा सब घर पे जाके सोचना, एक बार वीडियो देखोगे समझ जाएगा। इस वीडियो में मैं नहीं नजर आऊंगा। क्या हुआ? 2x, दिस इज 2.5x। तुम प्लीज 2x बोल के इसकी इंसल्ट। आपका डाउट है कुछ मैडम? वो ऐसे उबासी ले रही है, मेरे को लगा डाउट है, फुल कंफ्यूज कर रही है वो। चलो इधर देखो, ओपनिंग कैश बैलेंस दिया है, क्लोजिंग कैश बैलेंस दिया है, या ना? ये तो नीचे जाएंगे एंड में। डिक्रीज इन स्टॉक इनफ्लो है आउटफ्लो है? इनफ्लो। करंट असेट कम हुआ। इंक्रीज इन बिल्स पेएबल भी इनफ्लो। सेल ऑफ फिक्स्ड असेट इनफ्लो बट इन फाइनेंसिंग, सॉरी इन्वेस्टिंग। पेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लो आउटफ्लो इन फाइनेंसिंग। नेट प्रॉफिट दिया, ये ऑपरेटिंग का स्टार्ट में आ जाएगा। वो लिखा नेट प्रॉफिट, स्टॉक और बिल्स पेबल वाले इनफ्लो ऐड किए, ये मिल गया। सेल ऑफ फिक्स्ड असेट का इनफ्लो लिख दिया, लोन रीपेमेंट का आउटफ्लो लिख दिया। नेट में 4,000 पॉजिटिव। तू कैलसी पे क्या कर रही? 400 प्लस 4। ओपनिंग कितना है बच्चों? 30,000, 34। 4 + 30 is 34। इसमें मैं क्या सिखाऊं? इजी या टफ? विद दैट वी आर डन। हो गया हो गया। हाँ मैसेज, यस आई विल सेंड दैट मैसेज गाइज ऑन अ वेरी सीरियस नोट। एक 2 प्लान्स हमने बनाए थे। 2 मिनट और लूँगा मैं आपका, मेरे को भी जाना है, बट 2 मिनट में लेना चाहता हूँ आपके। तू तो चाहेगा मैं गाली सुनूं। दो जो चीज़ें हमने डिसाइड करी थी वो थी, एक तो 19 जुलाई का टेस्ट और एक 3 अगस्त का टेस्ट, जिसका आपको सिलेबस इंटीमेट कर दिया गया है, ठीक है। दूसरा एक चीज़ मैंने आपको कहा था, एवरी संडे टू संडे मैं आपको थोड़ा रिवीजन में हेल्प कर दूंगा। हाँ, कमिंग संडे के लिए 1 सेकेंड दीजिए। ये ऑनलाइन वालों को सब समझा है कि आज मैं भूल ही गया तुमको पूछना। ऑनलाइन वाले बोल रहे घर पे भागना पड़ रहा है। 1 सेकेंड शांत। देखो 19 जुलाई के जो हमने टेस्ट प्लान किए वो है फाइनल अकाउंट्स, एनपीओ, इश्यू ऑफ शेयर्स और बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो एक काम करता हूं मैं, ट्यूसडे को फॉर सीए फाउंडेशन, शांत रहिए प्लीज, बिल्स ऑफ एक्सचेंज स्टार्ट करता हूं। तो एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज का मेरा रिविजन वहां हो गया, एक रिविजन का मेरा एफर्ट बच गया संडे के लिए। संडे को मेरे हिसाब से फाइनल अकाउंट्स इज नॉट द प्लेस जहां पे रिविजन की जरूरत होगी। एक बार मैं एनपीओ की थियरी रिवाइज करवा दूंगा और एक उसके अगले संडे मैं इशू ऑफ शेयर्स की करवा दूंगा। क्या बोलते हैं? तो ये संडे आई गेस 6 तारीख रहेगी, तो मेरा उस टाइम पे एनपीओ का रिवीजन करा दूंगा। उसके बाद 13 का जो संडे रहेगा उस दिन इशू ऑफ शेयर्स। बहुत डेप्थ में नहीं, मैं सिर्फ वो जो थियरी के अपने नोट्स हैं वो खोल के एक बार गो थ्रू करवाऊंगा। आप उसमें कुछ डाउट्स रहेंगे तो इमीडिएट पूछ लीजिएगा। एनपीओ की थियरी तो 15 से 20 मिनट लेगी, इशू ऑफ शेयर्स की शायद थोड़ा सा आधा घंटा ले सकती है। दैट इज द टाइम वी विल स्पेंड। ये चारों चैप्टर का बिल्स ऑफ एक्सचेंज में ट्यूसडे को स्टार्ट कर दूंगा, तब रिवाइज करवा के ही मैं सीए फाउंडेशन के सम स्टार्ट करूंगा। वो एक एडिशनल होएगा बट ठीक है। सबको समझा? तो वी विल बी सॉर्टेड बाय 13th फॉर द 20th का टेस्ट, ठीक है? चलेगा? डन। मेरे को रिवाइज करवाने के लिए, रिमाइंड करवाना की ड्यूटी आपकी है, ठीक है? चलो, थैंक यू गाइस।